हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिसे पूछने का ज़्यादा चांसेस है, वही सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी क्वेश्चन का पूछने के ज़्यादा चांसेस है इस पर, वही क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो हम लोग भाई भाग भी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मेरा क्वेश्चन आज का क्या सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से आपका एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। या तो इसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। राष्ट्रवाद एक्चुअली होता क्या है, देखिए पहले मेरी बातों को समझ ले, उसके बाद हम पॉइंट पे चलेंगे। राष्ट्रवाद वो है जिसमें क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं रहती है, जो कर्तव्य रहता है और जो अपने ईमानदारी पूर्वक काम को निभाता है, वही सारा क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद की भावनाएं कहलाती है। और जो योगदान देती है वही किसी भी राष्ट्र में किसी के द्वारा दिया जाता है, तो वही क्या कहलाएंगे, राष्ट्रवाद कहलाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं मेरा टू द फाइट क्या है। राष्ट्रवाद किसी के द्वारा किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में निवेश करने वाले लोगों के बीच एकता का भाव विकास करता है। मतलब राष्ट्रवाद में हम लोग क्या करते हैं, परस्पर हिल मिल कर रहते हैं। जिसमें राष्ट्रवाद की भावना होती है, वहाँ पे क्या होती है, एक दूसरे से मिल के रहते हैं। सब में क्या होती है कि एक दूसरे को मदद करने की भावना होती है। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रवाद के द्वारा किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले, सामाजिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच की एकता की भावना को विकास करता है। तो मतलब सभी जिस परिवेश में जो लोग रहते हैं उसमें एकता की भावना को बांधता है कौन, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद, भारत के राष्ट्रवाद तो बहुत ज़्यादा मतलब विख्यात भी है, और सबसे ज़्यादा मतलब राष्ट्रवाद भारत में ही हमें देखने को मिलता है। और भारत ही सबसे बड़ा मतलब राष्ट्रवाद वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवाद वाला देश है। लेकिन अमेरिका कहता है कि हम है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ही सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रवाद वाला देश है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम है। मतलब एक से अधिक पार्टी है, जहाँ पे अधिक पार्टियाँ होती है, जैसे बीजेपी है, उसके बाद हो गया कांग्रेस हो गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी का हो गया, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जहाँ पे जितना अधिक पार्टियां होती है, वहाँ पर राष्ट्रवाद उतना ही फलता फूलता है। और राष्ट्रवाद में ये भी हम कह सकते हैं कि जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष हो, मतलब सबको समान अधिकार दिया हो, जो किसी भी धर्म को हो उसे समान अधिकार दिया गया हो। भारत में क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें राष्ट्रवाद के अंतर्गत सभी को समान अधिकार दिया गया है कि आप हिंदू है तो आपका जितना अधिकार है उतना ही क्या है, मुस्लिम का भी अधिकार है। यदि सरकार हिंदू के लिए फंड करती है तो मुस्लिम के लिए भी फंड करती है। हमारे देश में कैसी है, मतलब संवैधानिक राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद आप समझ गए होंगे, यह क्या है कि परस्पर एक दूसरे में एकता की भावना को जागृत करता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक और जो भी मतलब समाज में कार्य होते हैं उसमें क्या होता है, एक दूसरे को मदद करते हैं और हिल मिल के रहते हैं राष्ट्रवाद के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है कि सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टि से देखे जाते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो अच्छे हैं वही क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट मेरा उदारवाद के बारे में जान लेते हैं। कह रहे उदारवाद को परिभाषित करें। उदारवाद क्या है, यह एक लैटिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उदारवाद का मतलब ही ऐसा कि उदारता मतलब क्या हो कि अपने आप डिपेंडेंट हो, मतलब किसी के अंदर में नहीं होती। इसका अर्थ ही क्या है कि आज़ाद, मतलब जो क्या हो कि किसी के प्रति समर्पित ना हो, गुलाम ना हो, किसी का कॉलोनी ना हो, किसी का उपनिवेश ना हो। तो वही क्या कहलाएगा, यानी कि उदारवाद कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायना कांग्रेस के बारे में। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं वायना कांग्रेस के बारे में। वायना कांग्रेस किस वर्ष हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की। तो वायना सम्मेलन कब हुआ था, जिसे हम वायना सम्मेलन भी कहते हैं। वायना सम्मेलन 1815 में हुआ था। और वह कहाँ हुआ था कि 1815 में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1815 ईस्वी में वायना सम्मेलन हुआ था, किसमें, इटली, जर्मनी और
ऑस्ट्रेलिया और पर्सा ये सारे देश इसमें शामिल थे, जिसके मेज़बानी कहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें इटली, जर्मनी और तुर्की ये सारे देश इसमें शामिल हुए थे। और इटली ऑस्ट्रेलिया के ही चांसलर कौन, मेटरनिक उसकी अध्यक्षता की थी। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि वायना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, किसने की थी, मेटरनिक ने की थी। कौन की थी, मेटरनिक ने की थी। और हमने 10th का क्लास हमने इसको डिटेल्स में भी बताया सामाजिक विज्ञान का, तो उसका भी लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहा रहा है लिखने के लिए। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या है कि लुई फिलिप ने के नेतृत्व में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। इसी के कारण क्या हुआ था कि वहाँ पे क्रांति उठने लगी थी कि लुई फिलिप ने वहाँ के जब सत्ता में आए तो वहाँ पे देखा कि सरकार की मतलब तिजोरियाँ खाली थी, तो टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके कारण लोगों में क्या हुआ, आक्रोश आ गया और उन्होंने क्रांति कर दी। कब, जुलाई 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के किसके नेतृत्व में हुआ। तो जर्मनी के एकीकरण में किसके, बिस्मार्क ने, यानी कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया था। तो और यदि इटली का पूछा जाए, इटली का जर्मनी एकीकरण तो वह किसने किया था, इटली का मेजनी और काबूर और गैरिबोल्डी ने किया था। और जर्मनी का एकीकरण कौन किए थे, तो जर्मनी का बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट के अध्यक्षता किसने की थी। यदि पूछा जाए कि वॉन गॉर्गेन ने, फ्रैंकफर्ट संधि कब की हुई थी, तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाजवाद एवं साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। यदि हम समाजवाद और साम्यवाद और रूसी क्रांति के बारे में जान लेते हैं। समाजवाद और साम्यवाद जो है ना, वो रूस से ही फैला था, मतलब रूस से ही पूरे दुनिया में प्रचलित में आया था। क्या, समाजवाद ये होता है, समाजवाद पहले परिभाषित कर देते, उसके बाद अपने आप सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। समाजवाद जिसके अंतर्गत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाता है, समान बराबर चीज़ों में बांटा जाता है, मतलब समान अधिकार दिए जाते हैं, सबका अधिकार मतलब किसी भी चीज़ पे समान हो। साम्यवाद का क्या अर्थ होता है, साम्यवाद का ये अर्थ होता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति के पास, जैसे यहाँ पे राम है और इसके पास बहुत सारा धन है, तो और यहाँ पे 5 से 10 मेंबर है, उसके पास नहीं है, तो क्या करेगा, इससे जितना है धन ले लेगा और सभी में इक्वली बांट देगा, तो वही क्या होगा, साम्यवाद होता है। मतलब एक से छीन के सब में बराबर बांट दिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, साम्यवाद कहलाता है। और समाजवाद जिसमें सबको इक्वली दिया ही जाता है, वह क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। तो समाजवाद सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो रूस में आई थी। किसके कारण, तो कृषकों के कारण ही आई थी। ये कह रहा है कि नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। डास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो देखिए, डास कैपिटल किसने लिखी थी, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इसे समाजवादी का बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाजवादी का बाइबल। यदि आपसे पूछा जाए बाइबल, समाजवादी का बाइबल क्या है, तो कौन सी बुक है, डास कैपिटल, जिसकी रचना कौन किया था, कार्ल मार्क्स ने। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की गई थी। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो कि कहाँ जन्मे थे, जर्मनी में जन्मे थे। तो इससे आपका कितना क्वेश्चन क्लियर हो गया, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। उन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक किताब की रचना की थी, जिससे समाजवादी का क्या कहा जाता है, बाइबल भी कहा जाता है। इससे 4-5 क्वेश्चन बन जाता है। और ये सारे हम पॉइंट एक पॉइंट में हम कवर किए हैं। वो आप मेरा बुक अगर देखिएगा तो हम नेक्स्ट टाइम आपको हम अपना बुक दिखाएंगे, जो कि हमने 10th के लिए लिखे हैं, तो उससे ही हम आपको कवर करवाएंगे, तो आपका मतलब सारा चीज़ कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फरवरी क्रांति के समय रूस के जार कौन थे। जार का मतलब क्या होता है, रूस का सम्राट। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जार का अर्थ क्या होता है। तो जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट कहिए, या रूस का शासक कहिए, या रूस का राजा कहिए।
तो फरवरी क्रांति के समय में, फरवरी में जो क्रांति हुई थी रूस में, उसके समय में जर्मनी रूस का राजा कौन थे? तो जार निकोलस द्वितीय थे। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बेल्शेविक क्रांति 1817 में हुई थी। रूस के रूस के संसद का क्या नाम है? तो रूस के सांसद का नाम क्या है? ड्यूमा या डूमा भी बोलते हैं इसको हम कभी कभी, यानी कि कहीं कहीं डूमा भी लिखा रहता है। क्या? डूमा। यहाँ पे ड्यूमा लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं डूमा भी लिखा रहता है। तो रूस के सांसद को हम क्या बोलते हैं? डूमा बोलते हैं। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। भारत में राष्ट्रवाद से देख लेते हैं, इससे आपका अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। हम इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो शॉर्टली अपने आप हो जाएंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद देख लेते हैं, जो कि बहुत ही विविध है। इससे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। मतलब सब देश का अपना राष्ट्रवाद है, लेकिन हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों का संघर्ष के प्रेरित किया था? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन यही था। पहला सत्याग्रह बोलिए या पहला आंदोलन बोलिए, गांधी जी का क्या था? चंपारण सत्याग्रह ही था, जो कि बिहार में चलाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सर्वप्रथम गांधी जी ने चंपारण में, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है, तो बिहार में ही चलाया गया था। जो किसके विरोध में? तो नील के खेती के विरोध में। क्या करते थे कि अंग्रेज हुकूमत, अंग्रेज सरकार बिहार के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसान करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और खेत की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। इसके कारण वह करना नहीं चाहते थे, लेकिन वह ज़बरदस्ती करवाते थे और ऊपर से टैक्स भी बहुत ज़्यादा लेते थे। तो इसी के विरोध में क्या हुआ था कि बगान व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की ज़बरदस्ती नील खेती की करवाई जाती थी। तो इसमें क्या क्या पूछ क्या रहा है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस व्यवस्था के विरोध में किसान के संघर्ष के लिए प्रेरित किया था? तो गांधी जी ने, अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू किया गया था, जो कि नील के खेती के विरोध में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ चलाए गए थे। बस क्लियर है कि मतलब बिहार में नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, और यह एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी क्रांतिकारी को क्या करते थे कि बिना कहे, बिना उस पर इल्ज़ाम लगाए ही पकड़ सकते थे। इसे क्या कहा जाता है? इसे बिना वकील, इसको क्या कहा गया था? बिना वकील। इसमें आप वकील भी नहीं रख सकते थे। इस एक्ट के अंतर्गत आपको यदि पकड़ा जाता था तो बिना अपील भी लिख सकते हैं। अपील भी नहीं कर सकते थे, ना ही वकील कर सकते थे। बिना अपील, बिना वकील, बिना एक और होता है, तो इसे ये कानून भी बिना अपील बिना वकील कानून भी कहा गया था। और हम भारतवासी इसे क्या बोलते थे? काला कानून भी बोलते थे। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था, जो कि 1919 में चलाया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में, और सत्यपाल किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके विरोध में, और सत्यपाल किचलू के इसी रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि अमृतसर में लोग जमा होकर जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ कर क्या कर रहे थे? धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के ही विरोध में। तो वहाँ पे जनरल डायर ने सबको क्या किया था कि गोली चलाने का आदेश दे दिए गए थे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसके बाद ही मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाया गया था। तो हम वो भी देखेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे, और साथ ही उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।